गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हेमंत शर्मा आज एक बार फिर आपके सामने कक्षा 11 में विषय जीव विज्ञान के तहत लेसन नंबर फर्स्ट यानी अध्याय पहले में भाग तीसरा लेकर आया हूँ। आज हम जो पढ़ने वाला टॉपिक है उसका नाम है नामकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर या नामकरण कहा जाता है। प्रथम वीडियो के अंदर हमने परिचय पढ़ा था यानी बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने वर्गीकरण पढ़ा था, टेक्सोनॉमी पढ़ा था। ठीक है, सेकंड वीडियो के अंदर हमने वर्गीकरण पढ़ा था। वर्गीकरण तीन वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था, अरस्तु और उन सबका नाम दिया था। आज हम पढ़ेंगे नामकरण। नामकरण का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सजीव को किसी न किसी नाम से पुकारते हो और वह नाम उसकी पहचान को दर्शाता है, यानी कि उसके गुणों को दर्शाता है, उसकी प्रकृति को दर्शाता है, उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है उसको दर्शाता है। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे वो नामकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नाम को मिटा देता हूं। सबसे पहला अपन कह सकते हैं सजीवों में नाम करने की, नाम लिखने की या नाम रखने की, यहाँ पर इसको बोल सकते हैं नामकरण की प्रथा की शुरुआत जो की थी उन वैज्ञानिक का नाम था कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले इस दुनिया में जितने भी सजीव हैं उनके नाम रखने की प्रथा शुरू करी थी और उन्होंने नाम करने के लिए एक विधि दी थी। जिस विधि का नाम रखा था इन्होंने द्विपद नाम पद्धति। कुछ किताबों में इसको द्विनाम पद्धति भी कहा जाता है। द्विपद नाम पद्धति कह दो या द्विनाम पद्धति कह दो। तो हम कह सकते हैं कि सजीवों का सबसे पहला नामकरण या नाम रखने की प्रथा कैरोलस लिनियस ने शुरू करी थी और उनके द्वारा जो पद्धति दी गई थी वो द्विपद नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति दी गई थी। कैरोलस लिनियस ने क्या था, इन्होंने सबसे पहले, कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले इस दुनिया में जितने भी पादप है तथा जितने भी जंतु है, यानी कि सारे के सारे पेड़ पौधे और सारे के सारे जीव जंतु हैं, उनका वैज्ञानिक नामकरण प्रस्तुत किया था। ठीक है ना, यानी जितने भी पादप है, जितने भी जंतु, उनका सबसे पहले जो वैज्ञानिक नामकरण जो प्रस्तुत किया गया था वो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था और इन्होंने जो पद्धति दी थी उसका नाम था द्विपद नाम पद्धति। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने इस पद्धति का, यानी कि अपन कह सकते हैं नामकरण के जो नियम है, इन्होंने जो पद्धति दी थी नामकरण जितने भी नियम दिए थे, सिद्धांत दिए थे, उनको अपनी पुस्तक नामकरण के नियम कह सकते हैं, नामकरण के सिद्धांत है जो इन्होंने दिए थे, उनको अपनी पुस्तक जो है, इनकी पुस्तक है जिसका नाम है फिलोसोफिया फिलोसोफिया बॉटेनिका। बड़ी फेमस इनकी किताब है। इनके नाम के कुछ जो नियम है, इन्होंने अपनी पुस्तक है जिसका नाम है फिलोसोफिया बॉटेनिका में प्रकाशित किया था।
यानी कि इन्होंने नामकरण के नियम जो लिखे थे उन नियमों को सबसे पहले एक पुस्तक थी जिसका नाम था फिलोसॉफिया बॉटनी का। मोस्ट इंपोर्टेंट किताब का नाम है क्योंकि यह किताब आपके कोर्स के अंदर कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया हुआ। फिलोसॉफिया बॉटनी का इन्होंने प्रस्तुत किया था। सबसे पहले नाम जो दिए थे उन्होंने इसी के तहत दिए थे। ठीक है, फिर चेंज करके अपन आगे इसमें देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। इनकी अन्य पुस्तक और है, इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी जिसके अंदर इन्होंने सबसे पहले पादपों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इनकी पुस्तक स्पीशीज प्लांटेरम द्विपद नाम पद्धति के जो नियम देते वो होती है फिलोसॉफिया बॉटनी का। बट इनकी एक और पुस्तक है जिसके नाम है स्पीशीज प्लांटेरम। इस पुस्तक में इन्होंने इसकी पुस्तक स्पीशीज प्लांटेरम में इन्होंने सर्वप्रथम पादपों का नामकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था स्पीशीज प्लांटेरम और इन्होंने इसी पुस्तक के अंदर सर्वप्रथम कह सकते हैं पादपों के नामकरण रखने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था। इसमें अपन लिख सकते हैं, इसमें इन्होंने पादपों के वैज्ञानिक नामकरण कह सकते हैं या अपन कह सकते हैं नाम रखने की क्रिया। इसमें इन्होंने पादपों के वैज्ञानिक नामकरण को आरंभ किया था, यानी कि आरंभ किया था। इस पुस्तक का जो प्रकाशन वर्ष है सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है 1 मई 1973 को यह पुस्तक प्रकाशित की गई। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम स्पीशीज प्लांटेरम है। इन्होंने सर्वप्रथम उसमें पादपों का नामकरण प्रस्तुत किया था। तो अपन ये मान सकते हैं कि इन्होंने पादप के जितने भी वैज्ञानिक नामकरण की प्रथा जो प्रारंभ की थी वो स्पीशीज प्लांटेरम में की थी और ये पुस्तक 1 मई 1973 को प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखने की बात यह है कि इससे पहले यानी इस साल इस पुस्तक के प्रकाशन होने से पहले पादपों के नामकरण की व्यवस्था नहीं थी। यानी ये पुस्तक जब प्रकाशित हुई उसके बाद में जितने भी पौधों के वैज्ञानिक नाम दिए गए वही सारे मान्य हैं, आगे उन्हीं नामों को माना जाता है। इस पुस्तक के प्रकाशन से पहले यदि किसी वैज्ञानिक ने कोई नाम दिया भी होगा तो उसको नहीं माना जाता। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं कि इनकी एक और पुस्तक है इनकी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में सिस्टेमा नेचुरी ये एक और पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी। तो टोटल अपन यहाँ पे देखेंगे 3 पुस्तकें देगी। पहले देखेंगे फिलोसॉफिया बॉटनी का, दूसरी देखिए स्पीशीज प्लांटेरम और इनकी जो तीसरी पुस्तक है उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। इसमें इन्होंने सबसे पहले यानी इनकी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने
सर्वप्रथम इन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यानी कि एक और तीसरी पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, इसमें इन्होंने सर्वप्रथम जंतुओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ये तीन पुस्तकें। फिलोसोफिया बॉटनिका में द्विपद नाम पद्धति यानी नाम रखने के नियम दिए गए। उसके बाद उन्होंने स्पीशीज प्लांटेरम पुस्तक लिखी, उसके अंदर उन्होंने पादपों का नाम कैसे रखा जाता है, नाम में कौन कौन से नियम है वो बताए। फिर इनकी एक अन्य पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, उसमें इन्होंने सर्वप्रथम जंतुओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। यानी इस पुस्तक में इन नियमों के प्रकाशन के बाद जितने भी जंतुओं के नाम रखे गए वे सारे नाम मान्य हैं। इनसे पहले जो भी नाम थे उनको अमान्य कर दिया गया। यह पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी वो हुई थी 1 अगस्त 1758 1758 में यह पुस्तक आपके प्रकाशित की गई थी। ठीक है, वो पुस्तक तो हुई थी 1 मई 1753 1753 और ये पुस्तक जो आपके प्रकाशित हुई है वो हुई है 1 अगस्त 1758 में। तो मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं नामकरण की शुरुआत सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने की थी। इन्होंने जितने भी सजीव है पादप और जंतु उनके नामकरण रखने की प्रथा को शुरुआत किया था। इसके लिए उन्होंने जो नियम दिए थे वो नाम रखे थे द्विपद नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति। अब अपन बात करते हैं द्विपद नाम पद्धति क्या है। कई बार आपके सवाल पूछा जाता है कि द्विपद नाम पद्धति किसे कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने जब जंतुओं के नाम रखने की शुरुआत करी तो उन्होंने मुख्य रूप से कहा कि इस दुनिया में जितने भी सजीव जो है उनका जो नाम जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, या आप कह सकते हो 2 पदों से मिलकर बना होता है। उसमें जो पहला पद होता है वो हमेशा वंश, प्रथम जो पद होगा वो वंश कहलाएगा और दूसरा जो पद होगा वो हमेशा जाति को दर्शाएगा। यानी पहला पद वंश को दर्शाता है और दूसरा पद जाति को दर्शाता है, इसलिए इसको द्विपद नाम पद्धति कहा जाता है। यानी लिनियस के अनुसार इस दुनिया में जितने भी सजीव है उनका नाम 2 पदों से मिलकर बना है। पहला पद आपके कहलाएगा वंश और दूसरा पद आपके कहलाएगा जाति। तो अगली अपन बात करते हैं द्विपद नाम पद्धति के प्रमुख नियम कौन से हैं। तो उसमें पहला प्रमुख सबसे स्पष्ट प्रथम नियम यही है कि जितने भी जीव हैं उनका नाम में जो पहला पद होगा वो हमेशा वंश कहलाएगा और दूसरा पद जो होगा हमेशा जाति को दर्शाएगा। सेकंड है नाम का पहला अक्षर सदैव बड़ा होगा नाम का जब फर्स्ट लेटर जो होता है, नो डाउट अपन सभी अंग्रेजी में अपन नाम लिखते हैं तो 100% अपन नाम का जो पहला जो शब्द लिखता है हमेशा बड़ा लिखते हैं। तो नाम का पहला अक्षर सदैव बड़ा होगा तथा शेष जितने भी अक्षर होंगे शेष अक्षर छोटे होंगे। यानी नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होगा, पीछे के सारे अक्षर हमेशा छोटे होंगे। अपन सब भी नाम लिखते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यदि आप नाम लिखते हो राम, तो राम में आर कैपिटल होगा, ए और एम हमेशा स्मॉल होगा। तो इन्होंने ये कहा नाम का पहला
अक्षर हमेशा बड़ा होगा और पीछे के जितने भी अक्षर होंगे वो सारे के सारे छोटे होंगे। ठीक है। तीसरा इन्होंने नाम दिया ना, जो नियम दिया था वो सबसे ये इसी कड़ी के अंदर तीसरा जो इन्होंने नियम दिया था वो ये था कि वैज्ञानिक नाम जो होंगे वो हमेशा तिरछे लिखे जाएंगे। आप तिरछे कह सकते हो, आप थोड़े झुके हुए कह सकते हो, यानी नाम का जो हमेशा जो आप लिखने का तरीका होगा वैज्ञानिक नामों को वो थोड़ा तिरछा लिखा जाएगा। सामान्यतः अपन अंग्रेजी सीधा लिखते हैं उनको थोड़ा सा तिरछा लिखा जाएगा। चौथा, नाम को हमेशा रेखांकित किया जाएगा। यानी नाम की हमेशा क्या की जाएगी, रेखांकन अंडरलाइन की जाएगी, ताकि आप उसको आसानी से ढूंढ सको, पहचान सको कि यदि आपको कोई बुक दे दी जाए उसका नाम ढूंढना है तो आप नो डाउट इस चीज को आधार मानोगे कि वो नाम एक तो तिरछा होगा, थोड़ा सा झुका होगा और उसके नाम के नीचे क्या होगा, रेखांकन होगा, ताकि उसकी पहचान हो सके। पांचवा नियम, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा नियम इसमें यह है कि जो वैज्ञानिक उसे खोज रहा है, उस नाम की जिसने खोज की है, तो वैज्ञानिक का जो नाम होगा हमेशा यानी कि सदैव जाति के बाद में लिखा जाएगा। ठीक है ना। वैज्ञानिक का नाम, यदि किसी वैज्ञानिक ने किसी नाम की खोज की है तो नाम हमेशा कब लिखा जाएगा, जाति के बाद में लिखा जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखने की है, अपन ने पढ़ा कि इसके नाम तिरछे होंगे, रेखांकन होगा, लेकिन वैज्ञानिक का नाम ना तो तिरछा लिखा जाएगा और न इसको रेखांकन किया जाएगा। ठीक है, अपन इसमें लिख देते हैं कि वैज्ञानिक का नाम सदैव जाति के बाद में लिखा जाएगा तथा वह सामान्य रूप में लिखा जाएगा। यानी नॉर्मल जो अपन इंग्लिश में लिखते हैं वो हमेशा किसमें लिखा जाएगा, सामान्य रूप के अंदर लिखा जाएगा। उसको ना तो आप तिरछा कर सकते हो और न ही आप उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी चेंज कर सकते हो। अगला जो है छठा, जो अपन कह सकते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, नाम को हमेशा लैटिन, नाम को हमेशा दो भाषाओं में लिखा जाता है, यहाँ तो आप लैटिन भाषा लिख सकते हो या फिर ग्रीक भाषा में लिखा जाएगा। यानी जो भी आप नाम लिख रहे हो, जिस भी आपने चाहे पेड़ पौधे चाहे जंतु, यदि आपने उसका नाम दिया तो उसका नाम हमेशा किसमें लिखोगे, या तो आप लिखोगे लैटिन भाषा के अंदर, या आप उसका नाम लिखोगे हमेशा ग्रीक भाषा के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, फिर ये तो हो गए इसके छठा नियम। सातवां नियम ये है और कई बार इंपॉर्टेंट में भी आ जाता है, तो ये बेसिक 6 नियम अपन ने पढ़े। पहला पद वंश होगा, दूसरा पद जाति होगा, इसलिए इसका नाम द्विपद नाम पद्धति रखा गया। दूसरा, नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होगा, जबकि पीछे के सारे अक्षर क्या होंगे, छोटे होंगे। तीसरा नियम, नाम को हमेशा तिरछा लिखा जाएगा, थोड़ा सा उसके अक्षरों को झुका दिया जाएगा। चौथा, नाम को हमेशा रेखांकित किया जाएगा, उसके नीचे अंडरलाइन की जाएगी। पांचवा, वैज्ञानिक का नाम हमेशा जाति के बाद में लिखा जाएगा, जिस वैज्ञानिक ने उस नाम की खोज की है उसका नाम हमेशा जाति के बाद में लिखा जाएगा, सबसे अंत में आएगा, और वह हमेशा सामान्य रूप में लिखा जाएगा। यहाँ तो आप उसको तिरछा करना है, ना ही उसको अंडरलाइन करनी है। छठा है, नाम को हमेशा लैटिन भाषा या
ग्रीक भाषा में लिखा जाता है। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम के अंदर ये दोनों ही भाषाएं मृतप्राय का मतलब होता है कि अभी इतनी नहीं चल रही है। वर्तमान में इंग्लिश भाषा ज्यादा चलती है, लेकिन उस समय ये भाषाएं चलती थी, तो नाम हमेशा लैटिन भाषा में या ग्रीक भाषा में लिखा जाएगा। ये इसके 6 नियम है। 7वां नियम जो है कि पादपों में पुनर्नाम मान्य नहीं होगा, जबकि जंतुओं में पुनर्नाम मान्य होगा। ये इसका 7वां और अंतिम नियम है कि पादपों के अंदर, यानी पादपों का जब भी आप नाम रखोगे तो उसमें पुनर्नाम मान्य नहीं होगा। पुनर्नाम का मतलब होता है कि नाम को वापस रखना, यानी जो नाम वंश में आ गया। पुनर्नाम का मतलब होता है कि जो नाम वंश में आ गया वही नाम आप जाति के अंदर भी लिख रहे हो। लिनियस में एक आता है कि पादपों के अंदर पुनर्नाम जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती, यानी कि हमेशा वंश और जाति का नाम अलग अलग होगा, जबकि जंतुओं के अंदर पुनर्नाम की व्यवस्था मान सकते हैं, यानी कि उसके अंदर आप वंश और जाति का नाम समान मान सकते हो। अपन बात करते हैं जैसे चूहा। चूहा का वैज्ञानिक नाम होता है रेटस रेटस। ये रेटस वंश कहलाएगा और ये रेटस जाति कहलाएगा, यानी दोनों ही पुनर्नाम कहलाएगा। अपन बात करते हैं कोबरा की। भारतीय कोबरा सांप जो होता है उसका नाम है नाजा नाजा। तो ये नाजा वंश को दर्शाता है, ये नाजा जाति को दर्शाता है, यानी कि जानवरों के अंदर आप पुनर्नाम की व्यवस्था कर सकते हो, जबकि पेड़ पौधों के अंदर आप पुनर्नाम की व्यवस्था नहीं कर सकते। अपन बात करते हैं आम। आज के टाइम में गर्मियों में सबसे ज्यादा प्रचलित आम। आम का नाम कभी भी मैंजीफेरा नहीं होगा, यानी रेटस रेटस हो सकता है, नाजा नाजा हो सकता है, लेकिन मैंजीफेरा नहीं होगा। यानी कि एक ही पादप में वंश और जाति का नाम कभी भी समान नहीं हो सकता, उसमें पुनर्नाम की व्यवस्था नहीं है। जबकि पेड़ जंतुओं में चाहे चूहा है, चाहे कोबरा है, चाहे कोई भी जीव जो है उसमें पुनर्नाम की व्यवस्था मान्य है। तो ये इसका 7वां और अंतिम नियम था कि पादप जितने भी उनमें पुनर्नाम मान्य नहीं होगा, जबकि जंतु जितने भी उनमें पुनर्नाम की व्यवस्था मान्य होगी। जब ये नामकरण पद्धति थी उसके बाद में कई सारी संस्थाओं का निर्माण हुआ, कई सारी संस्थाएं प्रचलन में आ गई। इसमें कुछ प्रमुख संस्थाएं, 3-4 संस्थाएं, उन्होंने नामकरण के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान दिया था। सबसे पहले जो संस्था है उसका नाम है ICBN। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनकल्चर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनकल्चर, यानी कि वह अंतरराष्ट्रीय संस्था जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों का नाम देती है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी
और इसका एक ही नाम सबसे बड़ा जो कार्य है वो ये था कि पादपों के नामकरण की व्यवस्था करता है, पादपों का नाम रखने की प्रक्रिया शुरू करता है। सेकेंड जो संस्था है उसका नाम है ICZN, वापिस हुई इंटरनेशनल कोड ऑफ, चूंकि बी का मतलब बॉटनिकल था तो जी का मतलब हो जाएगा जूलॉजिकल, नोमेनक्लेचर, यानी कि वह संस्था जो जंतुओं का वैज्ञानिक नाम देती है उसको जूलॉजिकल कहा जाता है। तीसरी संस्था जो आई थी ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल, यानी जो वायरस का जो नाम देती है नोमेनक्लेचर, यानी वह संस्था जो वायरसों का नाम देना शुरू करती है। और चौथा अंतिम इंटरनेशनल ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ, ICNB एक अलग संस्था थी, इसका नाम था इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब है जीवाणु। तो ये चार प्रमुख संस्थाएं जो नामकरण करती है, ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर 1961 के अंदर ये सक्रिय रूप से भागीदार बनी थी। इनका एक ही काम है वनस्पति यानी पेड़ पौधों का नामकरण कैसे रखा है तो नियमों का प्रतिपादन करना। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो जंतुओं के नामकरण की करती है, नामकरण के सिद्धांतों का देती है। ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर जो वायरसों का नामकरण देती है। अभी आपने देखा हो तो सबसे ज्यादा अभी कोरोना वायरस जो चल रहा है कोविड-19 इसकी 19वीं प्रजाति है। कोरोना वायरस की जो 19वीं प्रजाति है उसी को कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, तो ये नाम ICVN रखती है। और चौथा ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया जो जीवाणु का नाम रखती है। तो ये नामकरण का एक छोटा सा टॉपिक था। इसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट द्विपद नाम पद्धति थी जो कैरोस लिनियस के द्वारा दी गई थी, और इसके अलावा ये कुछ संस्थाएं हैं जो नामकरण की प्रक्रिया में सहायता करती है। आगे के वीडियो में हम नामकरण के लिए जो वर्ग पदानुक्रम होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा विटेकर की पंच पद्धति वर्गीकरण करेंगे। आज के लिए इतने, थैंक यू।